ओके, क्विकली चेक कर लेते हैं क्या मैं लाइव हूं। यप, आई एम लाइव। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूट्यूब पे लाइव हूं मैं, एक बार चेक कर लेता हूं। यस, हाय ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आरची मधवानी, गुड मॉर्निंग करिश्मा वर्मा, श्रेया सिंह, जीनल अग्रवाल, भूमिका शर्मा गुड मॉर्निंग, प्रणीत जगदीश गुड मॉर्निंग, अल्फिया सिद्दीकी गुड मॉर्निंग, विनय, प्राची गुड मॉर्निंग, हिमानी गुड मॉर्निंग, वाणी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्विकली चेक कर लीजिए क्या मैं परफेक्टली ऑडिबल विजिबल हूं, मेरी आवाज सबको अच्छे से आ रही है, मैं सबको अच्छे से सुनाई दे रहा हूं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग कौशल। ओके, क्या बात है। गुड मॉर्निंग गरिमा, गुड मॉर्निंग संकेत, विनोद भट्ट। यप, सो लेक्चर नंबर 3, थर्ड डे ऑफ सीए इंटरमीडिएट। कैसा लग रहा है आप लोगों को तीसरे दिन में, है ना? 2 दिनों से आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितने घंटे बैठ रहे हैं, जितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, ओ माय गॉड, माँ कसम पिछले इतने दिनों में, या मैं कहूंगा पिछले महीनों में इस तरीके से कभी नहीं बैठे होंगे ना। बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस रहा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन जब थी तब उस समय लास्ट के 15 दिन तो आप डेफिनेटली बहुत घंटे बैठे होंगे, इतनी सिटिंग आप लोगों ने दी होगी। बट वो एक शॉर्ट लिव सिटिंग रही होगी, आप लोगों को लगा होगा कि चलो कितने ही दिनों की तो बात है, कितने ही दिनों की तो बात है, बैठ जाएंगे, देख लेंगे, कर लेंगे। और फिर बाद में जिंदगी में एक फेज आया होगा जब फाउंडेशन की एग्जाम खत्म हुई होगी, ओ माँ कसम, वो लाला क्या जिंदगी है, बस बड़े हो कैसी ही जिंदगी मुझे जीनी है, ऐसा आपको फील हुआ होगा। और फिर आई सीए इंटरमीडिएट की आपकी ये लाइफ, और सीए इंटरमीडिएट की इस लाइफ के अंदर एकदम से जिंदगी में आता है टर्ब्यूलेंस। गुड मॉर्निंग बीना, गुड मॉर्निंग लविशा। एक टर्ब्यूलेंस आता है जहां पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को भाई साहब 4 बजे तक हमारी क्लासेस चल रही है। 4 बजे 5 बजे उसके बाद में बैठेंगे। होमवर्क का सिलसिला भी शुरू हुआ नहीं है, सेल्फ स्टडी का सिलसिला भी बहुत ज्यादा शुरू नहीं हुआ है, बट ऑल सेट एंड डन, धीरे धीरे सब कुछ शुरू हो जाएगा। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकाग्रता सीए इंटरमीडिएट रेगुलर बैच एडवांस अकाउंटिंग के अंदर। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल, करता हूं आप सभी का स्वागत। दोस्तों, बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान है ये बैच, बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान है। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि यार फोड़ के आना है ना, चाहे जनवरी 25 एग्जाम हो आपकी या मई 25 एग्जाम हो, फोड़ के आना है। इस बैच के नोट्स के लिए आपके लिए गूगल ड्राइव का फोल्डर बना है, जिसको मैंने यहाँ पर लाइव चैट में पिन किया गया है। जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे लेक्चर नंबर 1 में जाकर क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिएगा, आपको वहां से गूगल ड्राइव का फोल्डर का एक्सेस मिल जाएगा। अभी इस फोल्डर में ग्रुप 1 के तीनों सब्जेक्ट के तीनों टीचर्स के फोल्डर्स यहाँ पर एडेड है। जब ग्रुप 2 स्टार्ट होगा तो यहीं पे ग्रुप 2 के फोल्डर्स ऐड हो जाएंगे। मेरा फोल्डर है पहला नंबर, उसमें जब आप आते हैं तो आपको वहां पे मेरे नोट्स का फोल्डर दिख रहा है, पॉडकास्ट का दिख रहा है, आरटीपीस का दिख रहा है, स्टडी मटेरियल का दिख रहा है, मिक्स बिन दिख रहा है, टेस्ट पेपर सजेस्टेड आंसर, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन सी ट्रैकर ओवर देयर। अब अगर मैं ये ट्रैकर की फाइल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप ट्रैकर की फाइल में देख सकते हैं हर एक लेक्चर की नोटिंग होने वाली है सिस्टमैटिकली कि किस लेक्चर में क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है। इतना ही नहीं, नीचे वन शॉट रिवीजन सेशंस के आपको लिंक्स भी वहीं पर ट्रैकर के अंदर मिल जाएंगे। अंशुल सर, नोट्स ये फोल्डर में जब आप जाएंगे तो जैसे कि मैंने कहा है, बुक्स को पहुंचने में 10 से 15 दिन लगेगी। टैक्सेशन की बुक्स इस बार बनने में थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि इस बार फाइनेंस एक्ट लेट आया। तो भी निशांत सर ने यार बहुत मेहनत की, पीछे पड़े लगातार और पीछे पढ़कर टैक्सेशन की बुक्स को कंप्लीट कर लिया। बजट अभी जस्ट अनाउंस हुआ है, उसके बेसिस पर आपकी बुक्स बनेगी। अब वो बुक्स बनकर आज प्रयागराज से निकल के कल वो पहुंचेगी इंदौर, और कल इंदौर में पैकिंग और डिस्पैचिंग का काम होगा। एक टारगेट हम लोगों ने सेट किया कि मंडे तक सारे डिस्पैचिंग हो जाएंगे और फिर उसके बाद बुक्स आपको मिलना चालू हो जाएंगे। बट फिर भी ओवरऑल एक 10 से 15 दिन का एक टारगेट रखकर मैंने आपको पहले ही बताया कि इतने दिनों में आपको किताबें मिल सकती है। तब तक के लिए मैंने आप लोगों को पीडीएफ बुक्स यहाँ पर दी है। अंशुल सर बुक फोल्डर में आप जाएंगे तो आपको फर्स्ट 3 चैप्टर्स के डाउनलोडेबल प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। करेक्ट? बहुत जरूरी है यार कि इंटरमीडिएट की जो स्टडीज हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा के पूरा इंक्लिनेशन है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर जब मैं बात करता हूं तो काफी क्रिटिकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, काफी लीगल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, और इन सब के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे बेसिक्स जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए।
तो इन बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज हमारा आखिरी दिन है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की रिवीजन का, एंड देन टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज हम लोग और एक दिन बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की रिवीजन करेंगे। कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जो मुझे आपको बताने में आपको बताऊंगा। अभी तक हमने क्या क्या किया है, अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया, टाइप्स ऑफ एंटिटीज हो गया, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखा था फ्रेमवर्क, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का फ्रेमवर्क होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। कंपनी एक्ट के शेड्यूल 3 के दो पार्ट्स होते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। कल का क्लास हमारा बहुत अमेजिंग रहा, हमने बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा की एनालिटिकल टूल्स के ऊपर। हमने देखा कि कैसे हमारे बिजनेस में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट के बारे में समझा, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में समझा। सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको पता नहीं था कि कैपिटल को और भी इतने सारे नामों से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज शेयर होल्डर्स फंड्स, इक्विटी, ओनर्स इक्विटी, नेटवर्थ, नेट एसेट्स एंड कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। एमआरएफ टायर के बारे में हमने बात किया, उसकी ऑडिट रिपोर्ट जो है, एनुअल रिपोर्ट जो है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। फिर हम लोग आए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। हमने देखा कि आखिर एमआरएफ का शेयर इतना महंगा क्यों है, बिकॉज इट्स अ रिजर्व रिच कंपनी, है ना। इट्स अ रिजर्व रिच कंपनी, मतलब वो एक ऐसी कंपनी जिसने बहुत सारे रिजर्व्स को एक्यूमुलेट किया है। रिजर्व्स की बात हुई तो हम लोग पहुंचे पीएनएल पे। पीएनएल में देखा हमने कि रिजर्व्स क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है। दोनों का डिफरेंस सिमिलैरिटी देखने के बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व। फिर हम लोग बढ़े कैपिटल स्ट्रक्चर पे। क्या आखिर किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है? क्या कंपनी पूरा के पूरा सिर्फ इक्विटी शेयर पे डिपेंडेंट होती है, या फिर कंपनी को पूरी तरह डिपेंडेंट रहना चाहिए सिर्फ और सिर्फ बोरोड मनी पे? द आंसर इज एंड ओ नो। तो यहां पर हमने देखा कि एक कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। कंपनी की हर एक टाइप के कैपिटल की अपनी एक अलग कॉस्ट होती है, बैंक लोन की अलग कॉस्ट होती है, डिबेंचर्स की अलग कॉस्ट होती है। और गलतफहमी में मत रहना कि इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट नहीं होती है, इक्विटी शेयर की भी कॉस्ट होती है, लेकिन इसके बारे में आपको पता चलेगा पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। बोथ दी ऑप्शंस इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैव देयर ओन प्रोस एंड कॉन्स, इसको डिस्कस किया था। और फिर हमने देखा था कि कैसे एक एक ब्रिज की जरूरत हुई। ऐसा महसूस हुआ कि यार इन दोनों के बीच में कोई एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और वहां इवोल्यूशन हुआ प्रेफरेंस शेयर्स का। प्रेफरेंस शेयर्स ने क्या किया, इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स, इन दोनों के जो भी प्रोस थे, उन प्रोस को बोरो कर कर अडॉप्ट कर कर एक नया इंस्ट्रूमेंट वहां पर बना दिया। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कल हम लोगों ने देखा था, जो एक्चुअली सीए फाउंडेशन में भी पढ़ा था, बट अगेन आई एम सेइंग बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इज अ प्योरली सिंपली रिवीजन ऑफ बेसिक्स। Authorized share capital, also known as registered and nominal share capital, issued share capital, unissued share capital, subscribed share capital, unsubscribed share capital, called up capital, uncalled capital, reserve capital, paid up capital and unpaid capital। इस तरीके से हम लोगों ने आगे देखा। आज की क्लास के अंदर ना हम कुछ एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड लीगल एस्पेक्ट्स देखने वाले हैं इन्हीं शेयर से जुड़े हुए। लेकिन यहाँ पर पहले प्रणीत का कुछ सवाल है, मैं वो सवाल ले लेता हूँ। सर, इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिलेटेड टू कैपिटल रिजर्व बिकॉज इट्स यूजेज आर रेस्ट्रिक्टेड, राइट? प्रणीत, आपका आपका सवाल बिल्कुल सही और आंसर है बिल्कुल यस। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम ना वो एक सौतेली औलाद की तरह ट्रीट की जाती है। कभी कभी उसको फ्री रिजर्व की तरह ट्रीट किया जाता है, और कभी कभी उसको कैपिटल रिजर्व की तरह ट्रीट किया जाता है। लॉजिकली और लीगली अगर आप कहोगे तो आंसर है सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ काइंड ऑफ अ कैपिटल रिजर्व, और आई शुड से रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व। सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में जो भी बैलेंस होता है उसके सिर्फ और सिर्फ 5 इस्तेमाल होते हैं। There are only 5 restricted utilizations, uses of the balance of security premium। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में जो भी पैसा दिख रहा है उन 5 चीजों के अलावा आप यूज नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली इट्स अ रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व। कैपिटल रिजर्व को ही रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व कहते हैं, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन कहीं कहीं पे मतलब स्पेसिफिकली हम लोग देखेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स पे जब हम आएंगे, तो बायबैक के समय सिक्योरिटी प्रीमियम को फ्री रिजर्व्स की तरह ट्रीट किया जाता है, ना कि कैपिटल रिजर्व की तरह। तो जैसे कि मैंने कहा कि सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ वेरी कंफ्यूज्ड जोन, है ना। ओके, हमारे साथ यहाँ कॉल पर है साइदा शरीन शरीन काजमी। मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। साइमा, सिंस यू हैव रेज्ड हैंड, कैन वी कनेक्ट ऑन द कॉल? लेट्स सी। हेलो हेलो साइमा, आप म्यूट पे, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए खुद को। हेलो, गुड मॉर्निंग साइदा। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से हैं आप? सर हैदराबाद।
हैदराबाद से हैं। बताइए साइदा जी, कैसे हैं आप? Good, sir. How are you? I'm also fine. So is this your first lecture or you attending since day one? No, sir. I'm attending from warm-up batch. You're attending from warm-up batch. That's amazing, yeah. That's Yes, sir. amazing. So finally you have cleared CA foundation. How much was your score in foundation? Actually, sir, I'm from direct entry. Ah, you're from direct entry. So what are you Yes. doing or have you completed graduation? Yes, sir. Recently, I got my result Okay. 4 days back, Okay. and I got 8.5 GPA. That's amazing. So now, may I ask you a question that why you took decision to pursue CA so late? I mean, you could have taken this decision after your 12th as well. Then why you took this decision after your graduation? Yes, sir. After 12th, I gave one foundation attempt. Okay, you have already given foundation. Then my health issues started. Actually, I got diagnosed with a type of cancer. Okay. So, my treatment was going on, so that took all 2 years of my uh, studying career. So now my doctor suggested me that I can start with my CA. So with his advice, I started again. Oh, so how are you now? How's your disease now? Is it gone or is it still there? It's still there. My still 5 chemo sessions are left. Okay. Tomorrow I have to go for my eighth chemo session. Okay. My Yeah, goodness. and your story inspires me a lot, sir. So I keep on, whenever I get demotivated, I keep on seeing your Insta page, your YouTube channel. You motivate me a lot. That's so nice to know, Saida. In fact, I'm telling you today, you are motivating not just me, but so many students in the class because you are really going through a very difficult thing. I've been to Hyderabad twice. Haven't we met any time? No, no, sir. Ah, okay. Chalo, any which ways, whenever I'll come next time to Hyderabad, definitely we are going to meet. And just be strong. You are a very strong girl, any which ways, because you are really fighting against a very, very evil disease. And chemotherapy Yes, sir. is again very merciless. So you are really facing it. You're really very strong, and I'm so glad that you're my student. I'm so glad that you are studying from me, and maybe I inspire you. That's what you are saying, but honestly you are inspiring me and a lot of us in the class. This is very courageous to कहते हैं ना, सीए एक इमोशन है और ये आपने प्रूव कर दिया आज कि आप पहले फाउंडेशन रुक से Yes, कर sir. रहे थे। आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़े उतार चढ़ाव आए और फिर आज आप ग्रेजुएट होकर आप उसके थ्रू डायरेक्ट एंट्री के थ्रू सीए परस्यू कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू। हैट्स ऑफ। Thank you so much, sir. दैट्स अमेजिंग। तो क्या मियाँ, कैसी बातें करते तुम लोग? सईदा, अब जरा ये बताओ, पिछले 2 दिनों से जो हम पढ़ाई करते, कैसा लग रहा आपको? Feeling very good, sir. I'm aiming for a rank, so I'm. डेफिनेटली, डेफिनेटली ऊपर वाला बिल्कुल आपको मदद करेगा। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। मैं, मेरी पूरी टीम आपके साथ है। बिल्कुल हम लोग साथ में मिलकर फोड़ेंगे, रैंक जरूर लेके आएंगे। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की रिवीजन Thank कैसे you, चल रही है? sir. सब समझ में आ रहा है पिछले 2 दिनों से? Yes, sir. इंटरेस्टिंग लग रहा है? Yes, sir. A lot. चलो, थैंक यू सो Like मच। ऐसा हो रहा है कि like एक लेक्चर में अभी तो थोड़ा ही हुआ है. Like we are covering a lot, या but still वो इतना जल्दी जल्दी खत्म करने का है. So it's like अभी इतना थोड़ा ही हुआ टाइप्स. नहीं नहीं, चलो, बट आपके पास तो मतलब पहले के लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिल जाएगी, फास्ट ट्रैक वगैरह की, तो यू विल हैव लॉट ऑफ कंटेंट टू वॉच इन फ्यूचर एंड इट्स जस्ट द बिगिनिंग। Yes, sir. और होता क्या है शायद शुरुआत में ना, एक हफ्ता 10 दिन सबको खुद को समय देना चाहिए कि आप इस नए टाइम टेबल में एडजस्ट हो सकें, क्योंकि फिजिकली और मेंटली समय लगता है। जैसे देखिए, Yes, अभी sir. आज तो जस्ट थर्ड डे है इंटरमीडिएट का। मे बी आपने वार्म अप बैच से स्टार्ट किया होगा, लेकिन वार्म अप बैच इतनी इंटेंस नहीं होती थी जितनी इंटेंस ये बैचेस होती है। तो अब धीरे धीरे पता है क्या होगा, आप सब लोगों को, मतलब नॉट जस्ट यू, एवरीवन इन द क्लास, यू विल स्टार्ट फेसिंग सम ऑब्जर्वेशंस और सम इश्यूज, लाइक
किसी को आईज में जलन हो रही है, आंखें जल रही है, ऐसा ऐसा करना पड़ रहा है, बार बार ऐसा करना पड़ रहा है, तो मैं आपको इसका साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। Yes, इट इज sir. बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ द स्क्रीन टाइम आपके आईज में वाटर लेवल ड्रॉप हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक होता है, एक ड्रॉप आता है, उसका नाम है रिफ्रेश टीयर्स। ये ड्रॉप आप जरूर यूज करें, रिफ्रेश टीयर्स नाम की ड्रॉप आती है, जेनेरिक आई ड्रॉप है। ये आई ड्रॉप क्या करता है, आपके आंखों के अंदर का जो वाटर लेवल है ना, उसको रीगेन करने में काफी हेल्प करता है। तो सपोज करिए 2 लेक्चर्स के बीच में आपके पास समय है, मेरा और निशान सर के लेक्चर के बीच में, तो सिंपली 2-2 ड्रॉप्स डाली आंखों में, 5 मिनट आंखें बंद रखी, एंड देन यू आर बैक। फिर कुछ लोगों को नेक पेन होगा, कुछ लोगों को बैक पेन होगा, कुछ लोगों को मतलब ऐसा अनईजी लगेगा, बार बार ऐसा, मतलब कितनी देर बैठ गए यार। तो ये हफ्ता 10 दिन लगेगा फॉर यू गाइस टू गेट एडजस्टेड एंड अकस्टम्ड इन दिस न्यू शेड्यूल। अलाउ योरसेल्फ दैट टाइम, ठीक है? Yes, sir. चलो साइदा, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, वी आर Thank you so टुगेदर, much, है ना? sir. ओके, बाय। Bye, sir. सब कुछ होते हुए भी हम हमेशा ऊपर वाले से शिकायत करते हैं, लेकिन सही इंसान वो है जो कुछ ना होने के बावजूद भी ऊपर वाले से शिकायत ना करे, बल्कि उसका धन्यवाद करे कि तूने हमें ये जीवन दिया है, और तूने हमें जब ये जीवन दिया है तो जीवन के साथ आती है उम्मीद, उम्मीद के साथ आता है लड़ने का जज्बा, और अगर ये लड़ने का जज्बा हमारे अंदर है तो हम डेफिनेटली कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा है, हफ्ता 10 दिन खुद को अलाउ कीजिए। मैं भी आपको सच बता रहा हूँ, मैं भी आपको ये रूम, ये समय देना चाहता हूँ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ये हफ्ता 10 दिन लगेगा आपको नए शेड्यूल में एडजस्ट होने में, क्योंकि आपको सिर्फ मेरा एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सारे टीचर्स का कंटेंट पढ़ना है, क्लास वर्क, होमवर्क, बहुत कुछ करना है। तो रिफ्रेश ईयर्स आप जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग एंड लीगल एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल से जुड़े जुड़े क्या क्या लीगल एस्पेक्ट्स है, एक बार उसको देख लेते हैं। सर कल छुट्टी नहीं है, नहीं बेटा, क्या ही करेंगे छुट्टी करके, है ना? चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पर इक्विटी शेयर की, तो इक्विटी शेयर के केस में बहुत सिंपल है। हमें सबसे पहले, आई एम जस्ट टेकिंग यू थ्रू द एंटायरली व्हाटएवर वी हैव डन इवन इन सीए फाउंडेशन लेवल, ठीक है? इक्विटी शेयर्स के केस में सबसे पहले हमें आनी चाहिए अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है, चाहे वो फर्स्ट टाइम हो या सब्सिक्वेंट हो, अगर कंपनी पहली बार शेयर्स इशू करती है उसको कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर कंपनी दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार शेयर्स इशू करती है, सब्सिक्वेंटली शेयर्स इशू करती है, उसे कहा जाता है एसपीओ या एफपीओ। एसपीओ स्टैंड्स फॉर सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ स्टैंड्स फॉर फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, करेक्ट? अब कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है तो वो शेयर्स किसी भी टर्म्स पे इशू हो सकते हैं। इट कैन बी इशू एट पार। मतलब क्या, इशू एट पार का मतलब होता है इफ इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू, इट इज टेक्निकली नोन एज इशू एट पार। इफ इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, इट इज नोन एज इशू एट प्रीमियम। बट इफ इशू प्राइस इज लेसर देन फेस वैल्यू, इट इज नोन एज इशू एट डिस्काउंट। तो 3 अलग अलग टर्म्स पे शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। अब इशू एट पार के केस में तो दोस्तों कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इशू एट पार के केस में जितनी फेस वैल्यू है उतना पैसा आप शेयर होल्डर से ले रहे हो, तो यहां पर तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन चैलेंजेस और परेशानी तब होंगे जब शेयर इशू होते हैं प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे। अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू होते हैं तो प्रीमियम का मतलब है कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, ये बहुत पॉजिटिव चीज है, क्योंकि यार मेरा शेयर अगर 10 रुपए का है, फेस वैल्यू 10 रुपए की है, मैं एमआरएफ की बात कर लेता हूं, और मुझे अगर उस शेयर का 1,38,000 रुपए मिल रहा है, 1,38,000, उलाला, मतलब ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, पैसा ही पैसा है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है, इस एक्स्ट्रा पैसे को मैं कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। कंपनी एक्ट दोस्तों बहुत पुराना एक्ट है, 400 साल से पुराना एक्ट है ये कंपनी एक्ट। ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स काफी मेच्योर हो चुका, और ये एक्ट सिंपल कहता है, if you have received the amount of premium, then that amount of premium should be dealt as per section 52। मैं यहाँ पर कुछ सेक्शंस को रेफर करूंगा और आपके लिए जरूरी है, एसेंशियल है, इनको पढ़ना, याद रखना, क्योंकि ये सब आप लॉ के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सेक्शन 52 जो है
जो अभी हमारे प्रणीत भाई यहाँ पर बात करते हैं, सेक्शन 52 डील करता है सिक्योरिटी प्रीमियम से, जहां पर आपको बताया गया 5 रेस्ट्रिक्टेड यूजेस। तो आपको जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है ओवर एंड अबाउ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, दैट शुड बी क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो बैलेंस होता है, ये बैलेंस सिर्फ 5 चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन अ सेंस सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ कैपिटल रिजर्व और इट इज अ रेस्ट्रिक्टिव रिजर्व। अब बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट की। डिस्काउंट का मतलब होता है जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है एट अ वैल्यू लेसर देन फेस वैल्यू। अब दिस साउंड्स वेरी वियर्ड एंड absurd कि सर व्हाई इज कंपनी इशूइंग देयर शेयर्स बिलो फेस वैल्यू। ये लॉजिकली होना भी नहीं चाहिए और अब ये लॉजिकली हो भी नहीं सकता। इसके ऊपर बना है सेक्शन 53। हाँ जी सर, Section 53 of the Companies Act 2013 says that no company can issue their shares at discount। क्योंकि लॉजिक बहुत सिंपल है भाई, अगर मैं आज जब अपने शेयर्स इशू कर रहा हूं, अगर पब्लिक मेरे शेयर्स का फेस वैल्यू भी देने को तैयार नहीं है, इसका मतलब है शायद पब्लिक को मुझ पे एज अ मैनेजमेंट, मेरी कंपनी पे, मेरे ब्रांड पे, मेरे प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं है। और अगर पब्लिक को मेरे खुद पे, मतलब मुझ पे, मेरे मैनेजमेंट पे, ब्रांड पे, प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं है, तो ये कंपनी फर्दर नहीं चल सकती। मतलब किसी ना किसी दिन ये कंपनी फिर चलकर कोई किंगफिशर एयरलाइंस बनेगी या जेट एयरवेज बनेगी या फिर नीरव मोदी वाला केस होगा। तो मैं नहीं चाहता ऐसा कोई स्कैम हो, इसलिए कंपनी एक्ट ने अब ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है सेक्शन 53 के थ्रू कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है एक्सेप्ट दो शेयर्स व्हिच आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 54। और सेक्शन 54 में जो शेयर्स हैं वो है स्वेट इक्विटी शेयर्स, मतलब ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मतलब कंपनी चाहे तो अपने एम्प्लॉइज को अपने खुद के शेयर्स कंसेशनल प्राइस पे इशू कर सकती है, वहां पर इशू ऑफ डिस्काउंट चलेगा, बाकी कहीं नहीं चलेगा। तो अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स हम लोगों ने जो सीए फाउंडेशन में पढ़ा है, देखा है, वो हम लोगों को यहाँ पर डील करना है। बीच बीच में जहां जहां पे इसकी जरूरत पड़ती रहेगी वैसे वैसे मैं करवाता रहूंगा। सेकेंड चीज दोस्तों, जब तक शेयर होल्डर कंपनी को पूरा पैसा नहीं पे कर देता, जब तक शेयर होल्डर अपने शेयर का पूरा पैसा कंपनी को पे नहीं कर देता, तब तक वो शेयर कंपनी का होता है, शेयर होल्डर का नहीं बनता है। और अगर शेयर होल्डर, इफ द शेयर होल्डर फेल टू पे एनी अमाउंट ऑन द शेयर, दैट द कंपनी हैड ऑल द राइट टू फॉरफीट द शेयर्स। तो सेकेंड एस्पेक्ट जो हमें यहां पर देखना है वो है अकाउंटिंग ऑफ फॉरफीचर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फोर फीचर का मतलब होता है जब्त करना, छीन लेना। अगर शेयर होल्डर मेरे कंपनी के शेयर का पैसा पे नहीं करेगा तो मैं उससे शेयर छीन लूंगा, आई विल फोरफीट देयर शेयर्स। फिर जो ये शेयर्स कंपनी फोरफीट करती है, जब्त करती है, कंपनी उसका क्या करती है? ऑब्वियसली कंपनी शेयर क्यों इशू करती है? बिकॉज कंपनी इज इन नीड ऑफ फंड्स, पैसों की जरूरत होती है। लेकिन अब कंपनी जब शेयर फोरफीट करती है तो शेयर फोरफीचर रिजल्ट्स इनटू रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। तो मेरी तो पैसों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, तो मैं कंपनी अब अपने पैसों की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए क्या करता है? गुड मॉर्निंग डी पिंकी, भाई साहब क्या नाम है, डी पिंकी। तो मैं क्या करता हूं, मैं री इशू करता हूं इसे। तो यहां पर नेक्स्ट अकाउंटिंग इवेंट होगा अकाउंटिंग ऑफ री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। तो जो भी शेयर्स मैंने जब्त करके रखे हैं, फोरफिट करके रखे हैं, उन शेयर्स को मैं बाद में सब्सिक्वेंटली री इशू कर देता हूं। अब ये सब्सिक्वेंटली री इशू किसी भी प्राइस पे हो सकता है। गुड मॉर्निंग प्रतीक भाई, ठीक है। अब इन तीनों के अलावा कुछ और ट्रांजैक्शंस यहां पर आते हैं। मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, अगर आपको याद होगा तो। नहीं सर, ऐसी खौफनाक चीजें हम लोग याद नहीं रखते आमतौर पे। नहीं, मैंने आपको होमवर्क ये दिया था कि मेरे ट्रैकर के अंदर ना मैंने एक 1.5 घंटे का लेक्चर आप लोगों के लिए एक लिंक लगा के रखी है ऑन बोनस एंड राइट इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये आप लोगों को देखना था। कोई बात नहीं, अगर किसी ने कल नहीं किया है तो आज ये होमवर्क आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ अकाउंटिंग ऑफ रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स हो जाने के बाद बेटा, अगला जो अकाउंटिंग इवेंट होता है इक्विटी शेयर में, वो है अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स। मतलब अब समझिएगा, अब समझिएगा बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है। बोनस शेयर्स का मतलब होता है द शेयर्स इशूड बाय द कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट। The shares issued by the company, I repeat,
बोनस शेयर्स का मतलब होता है दी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट। सर ऐसा होता है, बोनस शब्द का मतलब ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बोनस शेयर का मतलब होता है शेयर्स इशूड बाय द कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब है जब भी कंपनी के पास बहुत पैसा होता है, समझिएगा, जब भी कंपनी के पास बहुत पैसा होता है तो कंपनी अगर चाहे तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दे सकती है, उसको कहते हैं बोनस शेयर्स। अगेन लीगल एस्पेक्ट यहां पर पता है क्या इन्वॉल्व है, सेक्शन 63। ये पूरी चेकलिस्ट अपने पास बनाकर रखिए, पूरा अच्छे से लिख के रखिए दोस्तों, ये सब कुछ आपके बहुत काम आने वाला है। मतलब मैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में इसको इसीलिए कवर कर रहा हूं बिकॉज ये पूरा के पूरा हमारा कोर्स डिफाइन कर रहा है ना। साइदा लेक्चर नंबर 1 से देखा है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिंक जो है लाइव चैट में पिन की गई है, इस लिंक को क्लिक करेंगे, लिंक में आप मेरे फोल्डर में जाएंगे, मेरे फोल्डर में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको ट्रैकर मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको यहाँ पर, पक्का। अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स, अब ये आपके सिलेबस में सीए फाउंडेशन में था, इंटरमीडिएट में दोस्तों ये आपके सिलेबस में नहीं है ना, इंटरमीडिएट में, लेकिन इसके रेफरेंसेस है, इसकी कुछ इंस्टेंसेस है, उसकी जरूरत हमें पढ़ने वाली है। अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर के बाद अगला ट्रांजैक्शन जो हमें देखना है वो है अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ राइट शेयर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ राइट शेयर्स। राइट शेयर्स इसका सेक्शन है सेक्शन 62। राइट का मतलब होता है अधिकार। क्या मतलब होता है बेटा जी राइट का? अधिकार। मतलब अब समझिएगा, जब भी कंपनी को अपने शेयर्स सब्सिक्वेंटली इशू करने होते हैं, जब भी कंपनी को अपने शेयर सब्सिक्वेंटली इशू करने होते हैं तो कंपनी एक्ट का सेक्शन 62 कहता है कि सबसे पहले कंपनी को वो शेयर्स ऑफर करने होते हैं अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि ये उनका अधिकार है, राइट है। राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स में अंतर समझना। Bonus shares are shares given by the company to the shareholders free of cost. Right shares are not free of cost. Right shares are given at a concessional price. समझ में आ रहा है? They are not given free of cost. They are given at a concessional price. Bonus shares are given free of cost to the existing shareholders. Right shares is an option given to the existing shareholder that if they want, they can purchase the shares at a concessional price. If they don't want to purchase, they can simply say that I don't want to purchase. So accounting of bonus issue, accounting of right issue, section 63, section 62. उसके बाद accounting of बाय बैक ऑफ शेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस दीजिएगा ब्रैकेट में, सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा, समझ में आ रहा है? सेक्शन 68 डील करता है बाय बैक ऑफ शेयर से। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए, आपके रेफरेंस के लिए, ये तो हमें पूरा के पूरा चैप्टर ही पढ़ना है ना, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, बाय बैक ऑफ शेयर्स। नाउ बाय बैक का मतलब क्या? कंपनी खुद अपने शेयर्स वापस खरीद लेती है, कंपनी खुद शेयर होल्डर से जब अपने शेयर्स वापस खरीद लेती है, बिकॉज कंपनी उसे कैंसिल करना चाहती है, उसे कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर। तो सर एक बात बताइए, सर फिर फोरफीचर में और बायबैक में क्या फर्क हुआ? दोनों में डिफरेंस है। फोरफीचर का मतलब होता है छीन लेना, जब्त कर लेना। क्यों जब्त किया? क्योंकि शेयर होल्डर ने अपने शेयर का पूरा पैसा पे नहीं किया। बायबैक का मतलब ये नहीं होता है। बायबैक पहली बात होता ही तब है जब शेयर फुल्ली पेड अप हो, पार्टली पेड अप शेयर बायबैक होता ही नहीं है। तो शेयर शुड बी फुल्ली पेड अप, नंबर 1। नंबर 2, बायबैक का मतलब छीनना नहीं है। कंपनी बकायदा शेयर होल्डर के पास जाती है, उससे कहती है कि भैया आप अपना शेयर हमको वापस दीजिए, हम आपको उसके बदले पैसा देते हैं। इसको कहते हैं बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। समझ में आया आप सभी को? तो व्हाट आर द वेरियस अकाउंटिंग एंड लीगल एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सब की एक लिस्ट हम लोगों ने बना दी है, अलग अलग सेक्शंस है। ये सेक्शन जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, जितनी बार जुबान पे लेकर आओगे ना, उतनी एक लिस्ट आपके माइंड में बनती जाएगी। जैसे कि सभी जने रिवाइज करेंगे, सेक्शन 52 किसका है? सिक्योरिटी प्रीमियम। सेक्शन 53 किसका है? डिस्काउंट का। चलिए मैं यहां सिर्फ लिख देता हूं, हम लोगों ने आज चर्चा की है। सेक्शन 54 किस चीज का है? इट इज बेस्ड ऑन स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर। आपके माइंड के अंदर ना
क्रोनोलॉजिकली नंबर वाइज एक लिस्ट बनती जानी चाहिए, जितनी बार रिवाइज करोगे लिस्ट बनेगी। 52 सिक्योरिटी प्रीमियम, 53 इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, 54 स्वेट इक्विटी शेयर, उसके बाद 62 राइट शेयर्स, 63 बोनस शेयर्स, 68 बायबैक ऑफ शेयर्स। समझ में आया? ऐसे लिस्ट बनती जानी चाहिए, तो आपके लिए लॉ में भी चीजें काफी आसान हो जाएगी। करेक्ट? ओके पवन, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा ना, क्या करेंगे आप, बाद में मैं आपसे कहूंगा आप हैंड रेस करना और ऑडियो कॉल पे क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि आपने अभी पार्शियली कुछ टाइप किया, फिर आप टाइप करने में समय वेस्ट करेंगे, मैं पढ़ूंगा उसमें टाइम वेस्ट होगा। आप हैंड रेस कर लेना, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर लूंगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? वेरियस अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू इक्विटी शेयर्स। अब हम आते हैं, व्हाट आर द वेरियस अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू प्रेफरेंस शेयर्स। अब दोस्तों प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ये कल हम लोगों ने देखा है। इट इज नोन एज अ ब्रिज इंस्ट्रूमेंट। ये एक इंटरमीडिएरी इंस्ट्रूमेंट है जो इक्विटी और डिबेंचर के बीच का इंस्ट्रूमेंट है। क्यों बना, कैसे बना, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये कल मैंने आपको बताया। प्रेफरेंस शेयर से जुड़े अकाउंटिंग और लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या है। सबसे पहला एस्पेक्ट आता है यहां पर अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग, वेल रियली स्पीकिंग इसकी अकाउंटिंग कुछ अलग नहीं है। जो अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स है, एग्जैक्टली वही मेथोडोलॉजी यहां पर फॉलो की जाती है इन अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो सीए फाउंडेशन लेवल पे इसको हमने कवर किया है कि जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है, पहले एप्लीकेशन मनी मंगवाते हैं, फिर वो जो एप्लीकेशन मनी मिलता है, इट हैज टू बी डिपॉजिटेड इनटू अ सेपरेट एस्क्रो अकाउंट। कंपनी उस पैसे को यूज नहीं कर सकती, कब तक नहीं कर सकती, जब तक कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर देती। फिर जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है तो कंपनी एस्क्रो अकाउंट से वो एप्लीकेशन मनी का पैसा अपने रेगुलर बैंक अकाउंट में लेकर आ सकती है, उसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कंपनी कुछ और पैसा मांगती है जिसको कहते हैं अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी आने के बाद फिर कंपनी कॉल्स कर सकती है। हो सकता है कंपनी पूरा के पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ले ले, हो सकता है कंपनी कुछ पैसा अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट करे, लाइक फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल एंड सो ऑन। करेक्ट? accounting of issue of preference share is ditto, exactly same like that of accounting of equity shares, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अब समझिएगा, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था दैट प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं। इंडिया में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू नहीं कर सकते। इरिडीमेबल का मतलब होता है परमानेंट प्रेफरेंस शेयर्स विच विल नेवर बी पेड बैक, ऐसा नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक डिबेंचर्स के आते हैं, और डिबेंचर्स के अंदर क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स लोन के हैं, तो लोन कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता कि मैंने एक लोन बोरो किया और मुझे कभी वापस रीपे करना ही नहीं। लोन विल ऑलवेज कम विद अ टर्म। तो इंडिया के अंदर चाहे डिबेंचर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, उसका मैक्सिमम टर्म क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ redemption? It is 20 years in case of non infrastructure company and 30 years in case of infrastructure company। लॉजिक मैंने आपको बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी में जेस्टेशन पीरियड थोड़ा हाई होता है, शुरुआत में खर्चा ज्यादा होता है, रिटर्न्स आने में समय लग जाता है, इसीलिए 30 साल की लिमिट यहां पर दी गई है। अब अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया है तो सर्टेनली आपको प्रेफरेंस शेयर को रिडीम भी करना पड़ेगा। तो यहां पर सेकंड चीज पिक्चर में आती है, वो सेकंड चीज क्या है, accounting of redemption of preference shares। अकाउंटिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और इसके लिए बना है सेक्शन 55। ये टॉपिक भी आपके सीए फाउंडेशन में कवर हो गया है। ये टॉपिक इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था, अब ये ग्रुप 1 के ओल्ड सिलेबस से हटाकर ये फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिया है। गुड मॉर्निंग वीरल, हर्षिता एंड प्रियम जैन, बिचामी दुगड़ा, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र। समझ में आया आप लोगों को? मैं जो ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ कर रहा हूँ, पूरा इंटरनेट खंगाल लो बेटा। ये 3 लेक्चर्स जो हुए ना, ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन ये तीनों लेक्चर्स जो है ना, इट्स अ परफेक्ट स्टार्ट टू योर सीए इंटरमीडिएट। मतलब कितनी ब्यूटीफुली हम लोग यहाँ पर कंपनी एक्ट को, कंपनी अकाउंट्स को एक एक कर कोरिलेट कर रहे हैं। लिस्ट बनाते हैं, सेक्शन 52 सिक्योरिटी प्रीमियम, सभी जने मेरे साथ बोलेंगे 52 सिक्योरिटी प्रीमियम, 53 इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, बोलो सभी जने 53 इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, 54 स्वेट इक्विटी शेयर, 54 स्वेट इक्विटी शेयर, 55 redemption of preference shares, 55 redemption of preference shares,
62 राइट इशू, 62 राइट इशू, 63 बोनस शेयर्स, 63 बोनस शेयर्स एंड 68 बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितने ब्यूटीफुली इतनी एक अच्छी लिस्ट हमारे पास बन गई। तो अकाउंटिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हम लोगों ने देखा है। अगेन मैं कह रहा हूं, जिसने नहीं देखा, ट्रैकर के अंदर एक वीडियो मैंने लगाया जिसके अंदर 3 टॉपिक सीए फाउंडेशन के आप लोगों को मैंने रिवाइज करवाए हैं। क्या कह रहे हैं, साउंड बढ़ा दीजिएगा। साउंड तो यार एकदम परफेक्ट आ रहा है, बट स्टिल एज यू सेड मैं यहाँ पर थोड़ा और बढ़ा देता हूं, बाकी आप अपने लेवल पे साउंड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मंडल आपले आभारी आहे। जय महाराष्ट्र। क्लियर हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में कोई बोनस नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में कोई राइट नहीं होता है और बायबैक होता ही नहीं है। समझना दोस्तों, इक्विटी शेयर्स के केस में जो बायबैक होता है उसी को प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या कहा जाता है, दैट इटसेल्फ इज नोन एज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। समझ में आया? इक्विटी शेयर के अंदर जो बायबैक होता है उसी को प्रेफरेंस शेयर में रिडम्पशन कहते हैं। बेटा साहिदा लिंक ओपन हो रही है, मैं अब वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्राची ने भी बीच में लिखा, आपने भी लिखा, बेटा मेरी लिंक टूटती है बेटा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने लिंक ओपन करके देखी थी जब प्राची ने कहा कि लिंक ओपन नहीं हो रही है, लिंक ओपन हो रही है बेटा। और आप अगर पहले लेक्चर से देख रहे हो बेटा तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है ना। इफ यू आर रियली वॉचिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर देन यू हैव टू बी केयरफुल। बेटा 36 मिनट्स हो गए सेशन चालू होकर, एक लिंक लग गई है हमारी और इस लिंक को बीच बीच में ब्रेक करना सही नहीं है ना बेटा। मतलब आप अभी भी नोट्स को लेकर फंबल कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज यार, प्लीज डोंट डिस्टर्ब दैट वे, इट रियली ब्रेक्स द लिंक, है ना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी नहीं सबका नुकसान होता है, सभी बच्चों का, पूरी क्लास का नुकसान होता है ना। लिंक ओपन हो रही है, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं 4 बार चीजें चेक करूंगा, अगर नहीं ओपन हो रही है आपके एंड पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसके लिए मैंने क्यूआर कोड बनाया, लेक्चर नंबर 1 में दिया, प्लीज जाकर उसको बाद में स्कैन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स क्लियर हो गया। इक्विटी शेयर्स के केस में जब बायबैक होता है, इक्विटी शेयर्स के केस में जब बायबैक होता है तो प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या होता है, उसको क्या कहते हैं बेटा जी, रिडम्पशन कहते हैं। बायबैक और रिडम्पशन का मतलब बहुत सिंपल है, मैं अपने शेयर होल्डर को उसका पैसा लौटा रहा हूं। डिफरेंस सिर्फ ये, इक्विटी शेयर के केस में मेरे ऊपर, कंपनी के ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल लायबिलिटी नहीं है कि मुझे पैसा लौटाना ही पड़ेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के केस में वो लीगल ऑब्लिगेशन बन जाता है, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी इरिडीमेबल। अब आते हैं तीसरे इंस्ट्रूमेंट पे। तीसरा इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं बेटा जी, यहां पर डिबेंचर्स। बहुत ही बढ़िया, तीसरा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है यहाँ पर डिबेंचर्स। ठीक है, अच्छा, प्रेफरेंस शेयर सेक्शन 55 की बात निकली है, अर्ज हुआ है, तो 55 के साथ साथ एक और वर्ड मैं यहाँ लगा देता हूँ, वो वर्ड आप लिख लीजिएगा, सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। फिर से रिपीट करता हूं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सीए फाउंडेशन में ये पढ़ा होगा। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट एंट्री से है जिसने सीए फाउंडेशन नहीं पढ़ा, बिल्कुल चिंता मत करना, 3 टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया है 1.5 घंटे का, आप आराम से मस्ती से उसे देख सकते हैं, ट्रैकर के अंदर उसकी लिंक अटैच की है। ठीक है, डिबेंचर, डिबेंचर से जुड़े अकाउंटिंग एस्पेक्ट क्या क्या है। सबसे पहला अकाउंटिंग एस्पेक्ट जो डिबेंचर से जुड़ा है वो है अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। दोस्तों, अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर इज मच मोर इजियर देन अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, बिकॉज शेयर्स के केस में आप लोग जो भी पैसा होता है वो अलग अलग स्टेजेस पे कलेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल एंड सो ऑन। लेकिन डिबेंचर्स के केस में ऐसा नहीं होता है। डिबेंचर्स के केस में generally the entire money is collected on the application itself, or at the max even if you go till the allotment stage. तो accounting of issue of debentures again dealt at CA foundation level। और जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि इंडिया में डिबेंचर्स भी इरिडीमेबल नहीं हो सकते, तो हम लोग यहां पर देखते हैं अकाउंटिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और जब आप बात करते हैं अकाउंटिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की, तो यहां पर आप लोग देखते हैं सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट, और यहां पर जैसे 55 में बनता है सीआरआर, वैसे ही 71 में बनता है बेटा जी डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। समझ में आ रहा है? 55 में क्या बनता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, 71 में बनता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर। फिर से एक और सेक्शन हम लोगों ने सीख लिया। कौन सा सेक्शन हम लोगों ने सीखा? 71। चलो चेकलिस्ट बनाते हैं, सभी जने बोलेंगे। सबसे पहला हमने सीखा 52 सिक्योरिटी प्रीमियम, 53 इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, 54 स्वेट इक्विटी शेयर। उसके बाद हमने देखा 55 सीआरआर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी बोल सकते हो, सीआरआर भी बोल सकते हो। उसके बाद में हमने देखा 62 राइट शेयर, 63 बोनस शेयर, 68
बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, और अभी हमने देखा सेक्शन 71 DRR या फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। चेक ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? समझ में आया? अच्छा तरीका है ना विनय, मजा आ रहा है? अब अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे ना और इस सीक्वेंस को ऐसे रिवाइज करते रहोगे ना, फटाक से याद हो जाएगा, बिल्कुल फटाक से याद हो जाएगा। जब भी कोई नया सेक्शन सीखोगे ना, उसके बीच में डाल देने का बस। अभी हमारी चेकलिस्ट देखो कैसी बन गई, 52 है, 53 है, 54 है, 55 है। अब हमारी चेकलिस्ट में 55 के बाद सीधा 62 है। जब भी कोई नया शेयर, नया कोई कंसेप्ट आप सीखोगे ना, वो बीच में डाल देना। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, भूमिका ने पूछा है। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब होता है भूमिका शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉई एट कंसेशनल प्राइस। स्वेट इक्विटी शेयर, तो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को कुछ शेयर्स इशू करती है एट अ कंसेशनल प्राइस। इट इज आल्सो नोन एज ईसॉप, जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में पढ़ेंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप, हम लोग AS 15 के अंदर यहां पर पढ़ने वाले हैं। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? सब लिखते चल रहे हैं मेरे साथ? मजा आ रहा है ना? हाँ, ये कोई बुक में कहीं नहीं मिलेगा, मैं फिर से बता रहा हूं, पर ये आपके पूरे सिलेबस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया? चलिए, तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, लीगल एस्पेक्ट्स हम लोगों ने यहां देख लिए। जैसे कि मैंने कहा, अब ये पूरी लिस्ट में, ये पूरी लिस्ट में अगर आप देखोगे तो सिर्फ बाय बैक ऑफ शेयर एक ये चीज है जो आप इंटरमीडिएट लेवल पे करोगे, बाकी ये सारी चीजें आप सीए फाउंडेशन लेवल पर खत्म कर चुके हैं। समझ में आ रहा है? अब फिर भी मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, फिर भी अगर कोई नादान परिंदा है जिसने अभी तक अपने पर मारने नहीं सीखे, डायरेक्ट एंट्री वाले मेरे बच्चे हैं, एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन टॉपिक और चार टॉपिक, ये चारों चीजें जो है, ये चारों चीजें जो है, ये मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है 1.5 घंटे का, और इन चारों चीजों की जो वीडियो की लिंक है वो कहां पर मिल जाएगी आपको? ट्रैकर में मिल जाएगी। ट्रैकर कहां मिलेगा? गूगल ड्राइव के फोल्डर में। गूगल ड्राइव के फोल्डर की लिंक जो लाइव देख रहे हैं बच्चे उनके लिए पिन की गई है, जो बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं लेक्चर नंबर 1 में जाना, बड़े बड़े QR कोड्स में मैंने देखा, उसको स्कैन करना, गूगल ड्राइव का फोल्डर ओपन हो जाएगा। गूगल ड्राइव का फोल्डर एक ही बार एक्सेस करना होता है, बाद में जब जब भी आप उसे यूज करते हैं सिंपली उसे रिफ्रेश करते रहे। क्लियर हो गया सभी को? पक्का? तो यार आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई होगी कि सर हमें यहाँ पर कंपनी अकाउंट्स को या अकाउंटिंग को भी ना लॉ की तरह पढ़ना है, और बिल्कुल आपकी बात सही है, 100% सही है, क्योंकि हर एक के लीगल एस्पेक्ट्स आप देखोगे, और लीगल एस्पेक्ट्स देखकर लीगल कंप्लायंसेस करके फिर आपको अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी होगी। इसका मतलब बहुत सिंपल है, जब मुझे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करना है, मुझे जाकर पहले सेक्शन 55 की प्रोविजन पढ़नी है कंपनी एक्ट की, वो प्रोविजन क्या कहता है वो समझना है, और उसके बेसिस पर ही मैं अकाउंटिंग कर पाऊंगा। जब तक वो नहीं होगा आई विल नॉट बी एबल टू डू अकाउंटिंग। करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके लिए लेके आऊं, ये चीज हम और दो टॉपिक्स में भी देखेंगे, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स अभी हम लोग यहाँ पर इसको कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता है, दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है ना, रिलेशनशिप मतलब वही है जो आप समझ रहे हो, डर्टी माइंड, थोड़ा डर्टी होना जरूरी है और थोड़ा डर्टी होना भी चाहिए, ठीक है? तो दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, वो रिलेशनशिप कैसे बयां होती है? सर उसकी आंखों में मुझे मेरे लिए प्यार दिखता है। अबे पगले, आंखों में प्यार ज्यादा देखेगा मोतियाबिंद हो जाएगा। आंखों में प्यार देखने से काम नहीं होता है। कंपनी के केस में आंखों में प्यार कैसे दिखेगा? मतलब डेफिनेटली आप अगर किन दो लोगों को देखेंगे ना, तो वो दो लोगों को देखकर यू कैन बाय एंड लार्ज मेक आउट कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। क्योंकि जब दो लोगों के बीच में कुछ चल रहा होता है ना, चल रहा होता है ना, चल रहा होता है ना, तो उन दोनों का एक दूसरे के प्रति देखने का रवैया बदल जाता है, उन दोनों का एक दूसरे के प्रति टच बदल जाता है। मतलब एक दोस्त के कंधे पे हाथ रखने का तरीका और उसके कंधे पे हाथ रखने के तरीके में फर्क होता है ना? ये सही बोल रहा हूं ना भाई? ऑब्जर्वेशन की बात है, दोनों में काफी डिफरेंस होता है। तो ऑब्जर्वेशन रियली मैटर्स। तो आप यहां ये सब देखकर समझ जाते हो। मतलब इसीलिए देखना, कभी कभी आप अपनी उसको, अगर उसको अपने घर पे लेकर जाते हो, और घर पर लेकर जाते हो और मम्मी पापा से ये बोलकर इंट्रोड्यूस कराते हो, मम्मी पापा शी इज माई फ्रेंड, शी इज माई क्लासमेट, तो आपके मम्मी पापा आपका रवैया, आपका बात करने का तरीका देखकर समझ जाते कि ये आपकी दोस्त नहीं है, ये आपकी वो है, वो है, वो है। कैसे? क्योंकि कुछ तो है जो इंडिकेट करता है कि आपके आंखों में उसके लिए प्यार दिखाई दे रहा है, वो केयर दिखाई दे रही है, वो मोहब्बत दिखाई दे रही है, वो कंसर्न दिखाई दे रहा है, वो अफेक्शन दिखाई दे रहा है।
ठीक उसी तरह दो कंपनियों के बीच में क्या चल रहा है ये कैसे पता चलता है, इनकी रिश्तों की गहराई कैसे पता चलती है, ये डिटरमाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। दो कंपनीज के बीच की जो शेयर होल्डिंग है वहां से ये पता चलती है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, उसको नीचे से शुरू करते हैं। दो कंपनीज हैं ए और बी, पहले समझ लो फिर लिख लेना, लिखने का समय दे दूंगा नहीं तो एक्सप्लेनेशन पार्ट मिस कर जाओगे। दो कंपनीज है ए एंड बी, ठीक है, अलग अलग कंपनीज है, इंडिविजुअल कंपनीज है, अलग अलग धंधा करती है। अब इन दोनों की एक दूसरे में कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, ए के पास बी के कोई शेयर्स नहीं है, बी के पास ए के कोई शेयर्स नहीं है। आई रिपीट, ए के पास बी के कोई शेयर्स नहीं है और बी के पास ए के कोई शेयर्स नहीं है, दोनों कंपनीज अलग अलग कंपनीज है। लेकिन किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, किसी एक वेंचर के लिए ये दोनों साथ में आते हैं और कहते हैं कि चलो एज अ पार्टनर, एज ए गुड पार्टनर्स हम ये एक प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करेंगे। द क्लासिकल एग्जाम्पल इज आईपीएल। दो अलग अलग टीम के क्रिकेटर्स, समझना, टीम इंडिया का क्रिकेटर अलग, साउथ अफ्रीकन टीम का क्रिकेटर अलग, ठीक है, ये दोनों एक ही टीम में खेलते हैं आईपीएल के अंदर, बिकॉज वहां पर वो सिर्फ एक एक टूर्नामेंट के लिए वो टीम मेंबर्स बन जाते हैं। वैसे तो वो कॉम्पिटिटर्स है बट जस्ट फॉर दैट वन टूर्नामेंट दे बिकम टीम मेंबर्स, अंडरस्टैंड। वैसे ही ये दो कॉम्पिटिटिव कंपनीज आपस में आती है, साथ में आती है विदाउट एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, जस्ट फॉर वन प्रोजेक्ट, दैट इज नोन एज जॉइंट वेंचर। क्या कहलाता है बेटा जी वो? जॉइंट वेंचर। अ जॉइंट वेंचर इज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। टाइप ऑफ पार्टनरशिप्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, अलग अलग टाइप की पार्टनरशिप होती है, उसमें से वन ऑफ द टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप वेयर two people come together, enter into a partnership for a particular business, for a particular project, for a particular timeline। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होता है पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होती है। सो दिस इज नोन एज जॉइंट वेंचर। दोस्तों जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग कैसे की जाती है इसके ऊपर बनाया गया है AS27, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। कहीं ना कहीं माइंड में पार्क करके रखना है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, इंटरमीडिएट लेवल का एडवांस्ड अकाउंटिंग दो चीजों पे फोकस करता है, एम्फोसिस करता है। नंबर वन इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, नंबर टू इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट चालू करती है, मतलब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में शेयर्स खरीदे हैं, बट ये शेयर होल्डिंग कितनी है? इट इज लेस देन 20%। 20% किसका? बी लिमिटेड का। तो बी लिमिटेड के जितने भी शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उसके 20% से कम शेयर्स ए लिमिटेड के पास है। तो ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता कहलाता है महज एक इन्वेस्टमेंट। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है, समझिएगा, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है और इसकी अकाउंटिंग की जाएगी एज पर AS1313 नोन एज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। क्या कहलाएगी बेटा जी? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर हो गया? लेकिन अगर ये शेयर होल्डिंग बढ़ती है, मतलब अगर ए लिमिटेड को बी लिमिटेड में अपना इंटरेस्ट बढ़ाना है, रिश्तों को गहराई में लाना है, तो उसको शेयर होल्डिंग बढ़ानी पड़ेगी। जब तक शेयर होल्डिंग 20% के नीचे थी, ये रिश्ता क्या कहलाता था? ये रिश्ता सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट कहलाता था। इसकी अकाउंटिंग होती थी AS1313 के हिसाब से। अभी नंबर याद रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं रहेंगे तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं, बाद में याद हो जाएंगे। लेकिन अगर ए लिमिटेड अपनी शेयर होल्डिंग बी लिमिटेड में बढ़ा देता है मोर देन 20% बट लेस देन 50%, ए लिमिटेड की शेयर होल्डिंग बी लिमिटेड में कितनी है? 20% से ज्यादा, 50% से कम, तो दोस्तों इसको कहा जाता है एसोसिएशन। क्या कहा जाता है? एसोसिएशन। एसोसिएट का रिलेशनशिप बन जाता है। कौन सा रिलेशनशिप? एसोसिएट का। और इसको गवर्न करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, AS23। अगर ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में शेयर होल्डिंग 50% से ज्यादा होता है, मोर देन 50%, तो उसको कहा जाता है एक्विजिशन। क्या कहा जाता है? एक्विजिशन। और वो गवर्न होता है AS21 से। इट बिकम्स a subsidiary company, not just acquisition. I will also write it will become a subsidiary company। और उसकी अकाउंटिंग किसके हिसाब से होगी? कहां से चलेगी? AS
21 के हिसाब से। लेकिन अगर ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में 100% शेयर होल्डिंग होती है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पति पत्नी संपन्न हुए स्वाहा। तो अब दो लोगों के बीच में अगर रिश्ते इतनी गहराई में पहुंच गए कि 100% शेयर होल्डिंग हो गई, मिलन अभी आधा अधूरा है, तो इसको कहते हैं फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी, ऑल्सो नोन एज एब्जॉर्प्शन, ऑल्सो नोन एज अमालगमेशन। मतलब किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। समझ में आ रहा है? किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। और इसके ऊपर दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, AS 1414 और AS 21। मतलब दो लोगों के बीच के रिश्ते और रिश्तों की गहराई, दो लोग मतलब यहां पर ये दो लोग कौन है? कंपनी। तो दो कंपनीज के बीच के रिश्ते और इनके रिश्तों की गहराई कौन डिफाइन करता है? इनकी शेयर होल्डिंग डिफाइन करती है। शेयर होल्डिंग जितनी ज्यादा, शेयर होल्डिंग जितनी ज्यादा, रिश्ता उतना गहरा। तो ये दोनों पहले क्लासमेट थे, एक दूसरे को नहीं जानते, फिर इसने मुझे देख के हंसा, फिर ये भी मुझे देखकर हंसी, फिर कुछ कुछ होता है 20% से 50% ज्यादा नोटबुक्स का आदान प्रदान हुआ। यहां तक सिर्फ स्माइल का आदान प्रदान चल रहा था, यहाँ नोटबुक का आदान प्रदान हुआ, एक आध दो बार कॉफी मिलने चले गए, कॉफी। उसके बाद में यहाँ पर डेट वेट पे चले गए, खाना वाना साथ में खा लिए, बाबू सोना जानू का कार्यक्रम यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ये पिंक ड्रेस तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगती है, वो कहेगी ये ब्लू शर्ट तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगता है। फिर आपस में दोनों का ये थोड़ा काम कार्यक्रम चालू हो गया, थोड़ा बहुत कंट्रोल गेन करना चालू कर दिया। अब मैंने आपको मैसेज किया था पर आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। शुरुआत बहुत स्विफ्टली होगी, प्यार से होगी, और फिर धीरे धीरे एक खौफनाक अंत होगा। फिर बाद में मैंने आपको मैसेज किया पर आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। नहीं नहीं, ब्लू टिक आया था। नहीं नहीं, यू डोंट लाई मी, आर यू चीटिंग ऑन मी? नहीं, तुम्हारा मेरे ऊपर से इंटरेस्ट कम हो गया है क्या? एंड दैट्स ऑल। और फिर बाद में जब ये बाबू सोना जानू वाला सारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा परिवार की रजामंदी से, ओ माय गॉड, विवाह संपन्न हुआ। चेक करिएगा, छाप लीजिए। क्या बात है। हो प्रिया, बड़ी खुश हो रही हो। कुछ यादें जुड़ी हैं सर, आप क्या ही बताएं। आदित्य कह रहे हैं मुझे भी करके देखना पड़ेगा। हाँ, बट मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, मेरे जो एग्जाम्पल्स हैं ये आप अपनी जिम्मेदारी पे इस्तेमाल करें, है ना, एट योर ओन रिस्क। डन। डन ऑल ऑफ यू। क्लियर? अब भूमिका, भूमिका, जो सवाल आपने कल पूछा था, विल यू टेल मी भूमिका, कि सर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है। करेक्ट? इन दोनों का मतलब मैं अभी आपको यहां समझा रहा हूं। सब्सिडरी का मतलब होता है जिस कंपनी पे आपका कंट्रोल होता है। भाई मैं वही कह रहा हूं, एक स्विफ्ट बिगिनिंग में दे रहा हूं, डिटेल हम लोग देखेंगे जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता मत कर, ठीक है।
होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप कब स्टैब्लिश होता है? जब एक कंपनी का दूसरे कंपनी पे कंट्रोल होता है। समझ में आ रहा है? जब एक कंपनी का दूसरे कंपनी पे कंट्रोल होता है तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है। समझ में आया? कंट्रोल दो तरीके से मिलता है। अब ये थोड़ी टेक्निकलिटीज है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आते हैं श्रेया सिंह और भूमिका शर्मा के सवाल पे कि सर स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, समझिएगा। अब दोस्तों ऊपर हमने अलग अलग टाइप के रिश्ते देख लिए, रिश्तों की गहराई देख ली है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नाउ अंडरस्टैंड, एवरी कंपनी is supposed to prepare their two type of financial statements, एक जिसे कहते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा जिसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी ओनली। जिस कंपनी की बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ गया पीएनएल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 में जो 5 चीजें लिखी है वो पांचों चीजें आ गई, ठीक है। लेकिन कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है? लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन इज अ नॉर्मल इंग्लिश वर्ड। स्टैंड मतलब खड़ा, अलोन अकेला। तो अकेले उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके साथ हम इसमें ऐड करते हैं, हम इसमें कंसोलिडेट करते हैं। कंसोलिडेट करना मतलब ऐड करना, मर्ज करना। इसमें हम करते हैं मर्ज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडियरीज। और ये जो कंसोलिडेशन होता है, ये कंसोलिडेशन कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है बेटा जी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 के हिसाब से। इसमें हम ऐड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एसोसिएट्स। एसोसिएट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ऐड किए जाते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। मैंने यहां 23 लिख दिया, 23। इसके अंदर हम ऐड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जॉइंट वेंचर। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। इसीलिए जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। समझ में आ रहा है? ये चैप्टर नंबर 7 के स्कोप में 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो चैप्टर है यहां पर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम टारगेट करने वाले हैं, AS21, AS23 और AS27, and we are going to learn how to prepare consolidated financial statements. Check all of you. क्लियर हो गया सभी को? एक घंटा खत्म हो गया, पता ही नहीं चला यार समय कहाँ निकला है ना। रियली लेक्चर इज गोइंग ग्रेट और ये सीरीज बहुत अमेजिंग चल रही है, ट्रस्ट मी। मुझे खुद को इतना अच्छा लग रहा है ना कि यार बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स इतनी ब्यूटीफुली कवर हो रहा है। जैसे एग्जैक्टली अभी आप टैक्सेशन के अंदर बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ रहे होंगे, है ना। और आज प्रोबेबली बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन आपका खत्म हो जाएगा। वैसे ही बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंड अलोन का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी ओनली, सिर्फ उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पर। सपोज करिएगा एक कंपनी है, उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। RIL। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो खुद ये कंपनी है, ये कंपनी ने कई सारी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इन्वेस्ट करके रखा है एक दूसरी कंपनी में जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है जिसका नाम है रिलायंस रिटेल, है ना। तो अब समझना, जब मैं कहता हूं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जब अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो वो सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ही बनाएगा। ओनली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लिख देता हूं यहां पर मैं आपके लिए, ओनली RIL।
लेकिन जब वो कंसोलिडेटेड बनाएगा तो वो क्या क्या बनाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने फाइनेंशियल के अंदर जियो के फाइनेंशियल्स भी ऐड करेगा और वो रिलायंस रिटेल के भी फाइनेंशियल्स ऐड करेगा। अब उसमें जितना इंटरेस्ट है उतना ऐड करेगा। सपोज 100% सब्सिडरी है तो 100% ऐड करेगा, अगर 50% सब्सिडरी है 50% ऐड करेगा, 80% सब्सिडरी 80% ऐड करेगा। तो कंसोलिडेटेड का मतलब होता है टेकन टुगेदर। समझ में आ रहा है, टेकन टुगेदर। तो एक लड़की के पिताजी जब अपनी बेटी के लिए एक लड़के को वर का चयन करते हैं तो वो उस वर को स्टैंड अलोन भी देखते हैं और कंसोलिडेटेड भी देखते हैं। स्टैंड अलोन मतलब लड़का खुद कितना कमाता है, लड़के का खुद का कितना नेटवर्थ है, लड़के की खुद की क्या काबिलियत है। लेकिन कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है, लड़का और उसके पिताजी और उसका पूरा परिवार, दोनों चीजें देखी जाती है। समझ में आ रहा है। स्टैंड अलोन मतलब सिर्फ लड़के की नेटवर्थ, सिर्फ लड़के की कमाई, लड़के के पास क्या है क्या नहीं है। कंसोलिडेटेड का मतलब क्या, लड़का, लड़का किसी घर का बेटा है तो बेटा है तो हाँ पिताजी के पास बहुत पैसा है, इंडस्ट्रीज है, बंगलोस है, फ्लैट्स है, कार्स है। तो समझ गया, दैट्स हाउ इट इज। क्लियर ऑल ऑफ यू। चेक करिएगा। चले आगे, पक्का। Sir, then the consolidated financial statement must be very beneficial for the foreign companies having branches across the world. No, it's not about beneficial. Consolidated financial statement is a requirement. Very simple. If I want to know what is my total income, so my total income means my total income not just includes my income, my family income as well. So that's very important. Clear? चलिए, अब यहां पर मैं आपको बनवा भी रहा हूं, लिखवा भी रहा हूं और समझाऊंगा भी। फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, बकायदा हम फॉर्मेट बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे। जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है, नए पेज पे आना है, फ्रेश पेज पे आकर ये बनाते चलना है। लिखते चलिएगा, पहले एक बार लिखने का काम खत्म कर दें और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है तो थोड़ा इसका स्कोप वहीं तक रेस्ट्रिक्टेड रखेंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे, इन डेप्थ में जाएंगे रिस्पेक्टिव टॉपिक के अंदर। जो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्चुअली हमारा चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। इसको स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाना है।
डन। I'll just wait for 1 more minute and then I'll move ahead. ये पूरा हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 में, बट अगेन आई सेड इट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसलिए हम लोग इसे अभी देख रहे हैं. Sir, can we show working capital directly instead of showing current liabilities and assets? No, Shraddha, we can't. This is the format of Schedule 3 Part 1. We cannot do any kind of छेड़छाड़ with the format. हाँ, कहीं और छेड़छाड़ करनी है तो आप कर सकते हैं, फॉर्मेट के साथ नहीं कर सकते. ठीक है, अब इसी तरह हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. इट्स नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझना, यहां पर होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. कम ऑन ऑल ऑफ यू, प्रिपेयर विद मी.
डन। सो यहां पर ना कंपनी एक्ट के हिसाब से टी फॉर्मेट में ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट नहीं बनता, इनफैक्ट ट्रेडिंग अकाउंट तो बनता ही नहीं है। यहां पर जो भी फॉर्मेट बनता है वो बनता है स्टेटमेंट फॉर्मेट में। तो इट इज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड इट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डेप्रिसिएशन क्या लिखा है सर, अदर एक्सपेंसेस के ऊपर इंश्योरेंस आएगा? नहीं नहीं, इंश्योरेंस नहीं आता है। मैं भाई या तो तू पढ़ा दे या मैं पढ़ा दूं, है ना, दो में से एक ही जने पढ़ा सकते हैं ना, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट बनता है, ये फॉर्मेट बनता है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर हो गया सबको? पक्का? अब समझते हैं एक एक कर कर। सबसे पहले ये फॉर्मेट को अगर आउटलाइन को समझ लिया हम, तो आउटलाइन यहां पर इसका इस तरीके से है कि शेड्यूल 3 कहता है कि आपको करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर के फिगर्स देने हैं। और कभी भी ध्यान रखना, ये पूरा फॉर्मेट किनको ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग देख चुके हैं, अलग अलग यूजर्स कौन कौन होते हैं। तो यूजर्स को पता चलना चाहिए कि चेंज क्या है। चेंज का मतलब है पिछले साल कितना था और इस साल कितना है, उसको कहते हैं चेंज। हाउ मच वॉज द शेयर कैपिटल इन द प्रीवियस ईयर वर्सेस हाउ मच इज द शेयर कैपिटल इन द करंट ईयर, ये यहीं पे उनको पता चलना चाहिए। तो फॉर्मेट याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है, रोमन 1 1 2 3 4, रोमन 2 1 2, बस ये तरीके से याद रखना फॉर्मेट। क्या कहा मैंने? रोमन 1 1 2 3 4, रोमन 2 1 2, बस ये तरीका, ये फॉर्मेट याद रखना। रोमन 1 का मतलब क्या हो गया? इक्विटी एंड लायबिलिटीज 1 2 3 4, रोमन 2 एसेट्स 1 एंड 2, ये याद रखने का सिंपल तरीका। रोमन 1 1 2 3 4, रोमन 2 1 2, रोमन 1 1 2 3 4, रोमन 2 1 2, ये तरीके से याद रखना है। रोमन 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड्स में दो चीजें आती है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। याद करना अकाउंटिंग इक्वेशन जब मैंने आपको समझाया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने क्या कहा था कि भाई साहब शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? शेयर होल्डर्स फंड में आता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्यों एमआरएफ का शेयर इतना महंगा है? बिकॉज एमआरएफ के शेयर के प्राइस में क्या इंक्लूडेड है? रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्लूडेड है। बस इस चीज को ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है? रिजर्व्स एंड सरप्लस, जितना ज्यादा रिजर्व होगा उतना ज्यादा कंपनी का नेटवर्थ बढ़ता जाएगा। ये हम एक चैप्टर देखेंगे, उसका नाम है अमालगमेशन। अमालगमेशन के अंदर हम उसको नाटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाटो। नाटो का फुल फॉर्म अभी नहीं बताऊंगा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, सेकंड नंबर हेडिंग क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या समझना, आपको पता है हमने पढ़ा है जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो एप्लीकेशन पे जो पैसा मिलता है, ये पैसे को कंपनी एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करके रखती है। कब तक? जब तक कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर देती। तो ये जो सेपरेट अकाउंट में पैसा पड़ा है ना, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो यहां पर अपीयर होता है। जब कंपनी शेयर्स एक्चुअली अलॉट कर देगी, इशू कर देगी, तब वो ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल में, लेकिन तब तक वो कहां पर दिखेगा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नॉन करंट लायबिलिटीज, नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटीज। शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में कुछ हेडिंग्स को चेंज किया गया है, जैसे कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बन गई नॉन करंट लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज विच आर टू बी सेटल्ड बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, अगर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग डेट से 12 महीनों में अगर कोई लायबिलिटी सेटल हो रही है, तब तो बेटा जी वो कौन सी लायबिलिटी कहलाएगी? करंट लायबिलिटी। But if it's going beyond 12 months, then it will become non-current liability, also known as long-term liability. और फिर है current liabilities। फिर से current liabilities मतलब क्या? The liabilities which are supposed to be settled within a period of 12 months from the reporting date। फिर आता है नंबर 2 assets। एसेट्स में दो ही चीज, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। अगेन नॉन करंट इज रिप्लेसिंग द टर्म फिक्स्ड एसेट्स। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पुरानी बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हम लोग जो हेडिंग यूज करते थे वो हेडिंग होती थी दोस्तों फिक्स्ड एसेट। क्या होती थी बेटा जी? फिक्स्ड एसेट। अब यहां पर हेडिंग फिक्स्ड एसेट नहीं यूज कर हम क्या यूज करते हैं? नॉन करंट एसेट। समझ में आ रहा है? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स पहले भी वही होता था। अगेन करंट हो या नॉन करंट हो, इन दोनों को डिफाइन कैसे किया जाता है? अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स, पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। If an asset is intended to be held for a period of less than 12 months, guys, it becomes current assets, otherwise it becomes non-current assets। non-current assets में तीन headings आती है, property, plant and equipment, intangible assets, non-current investments। non-current investments का मतलब होता है long term investments। और current assets में ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स।
तो आप कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं लिखते, आप लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और फिर अदर करंट एसेट्स। तो सपोज किसी भी तरीके का प्रीपेड एक्सपेंडिचर है वो अदर करंट एसेट्स में जाएगा। सिमिलरली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब समझना शेड्यूल 3 क्या कहता है। शेड्यूल 3 कहता है कि देयर आर सर्टेन हेडिंग्स, देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर which you need to compulsorily show on the face of the P&L account। रौनक मेरे भाई, मैंने इसीलिए आपको इंश्योरेंस का मना किया बिकॉज इंश्योरेंस कंपल्शन नहीं है, समझना मेरे दोस्त। शेड्यूल 3 की जो रिक्वायरमेंट है पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपल्सरीली फेस पे शो करना जरूरी नहीं है। कौन कौन से एक्सपेंसेस कंपल्सरी है ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट, समझना। परचेजेस या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कहीं कहीं पर आप परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऊपर नीचे अलग अलग दिखा सकते हैं, आप अगर चाहें तो डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हैं। देन आता है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। यहां पर हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अलग से नहीं लिखते हैं, हम दोनों को मर्ज कर कंपेयर करके क्या निकालते हैं, चेंजेस इन इन्वेंट्री। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय से जुड़ा जितना भी खर्चा हुआ है ना, चाहे वेजेस हो, चाहे सैलरीज हो, चाहे एम्प्लॉय के लिए कोई बोनस दिया हो, इंसेंटिव दिया हो, वो सब यहां पर आता है। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड एनी अदर कॉस्ट, बैंक चार्जेस, दिस विल बी कंसिडर्ड एज फाइनेंस कॉस्ट। हेडिंग वहां पर इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे, हेडिंग फाइनेंस कॉस्ट ही आएगी। तो कंपनी ने अगर डिबेंचर्स पे भी इंटरेस्ट पे किया है तो वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी क्या किया कंसिडर किया जाएगा दोस्तों, इट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ फाइनेंस कॉस्ट। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, टेंजिबल एसेट्स पे क्या चार्ज होता है बेटा जी, डेप्रीसिएशन। इनटेंजिबल एसेट्स पे क्या चार्ज होता है, अमोर्टाइजेशन। तो जितना भी डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का फिगर है वो यहां पर अपीयर होगा। और फिर आता है अदर एक्सपेंसेस, फिर कुछ भी हो, रेंट होगा अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, समझिएगा, इलेक्ट्रिसिटी अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, सैलरीज तो एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर चला गया, टेलीफोन चार्जेस अदर में जाएगा, इंश्योरेंस चार्जेस अदर में जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अदर में जाएगा। मतलब बाकी जितने भी खर्चे हैं ए टू जेड वो सब के सब के लिए एक शेड्यूल बना देंगे, हम एक नोट बना देंगे, इट विल गो इन अदर एक्सपेंसेस। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो प्राइमरीली 5 हेडिंग्स हैं, वैसे तो 7 बट प्राइमरीली 5 याद रखने लायक। सबसे पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब डायरेक्ट सेल्स। बेसिकली जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में इनकम दिखती है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। दूसरा अदर इनकम, इनडायरेक्ट इनकम जो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में जाता है वो यहां पर आएगा, अदर इनकम। तीसरा टोटल इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल इनकम। नंबर 4 एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में मैंने आपसे क्या कहा, फेस ऑफ द एक्सपेंसेस कुछ दिखाना जरूरी है ऑन द फेस ऑफ द पीएनएल अकाउंट। उसके बाद नंबर 5 नेट प्रॉफिट और लॉस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। फिर बाद में आता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और ये होता है नेट प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स। क्लियर हुआ, नेट प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स। एक टर्म हमको काम आएगा कल की क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोस्तों ये वाला जो प्रॉफिट होता है ना इसको कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये वाला जो प्रॉफिट होता है इसको कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऑल्सो नोन एज पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सिर्फ लिख के रखिएगा, कल की लेक्चर में, कल के चैप्टर में हमें ये काम आने वाले हैं। क्लियर हुआ? नाउ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, आई एम ओपनिंग द फ्लोर फॉर द क्वेश्चंस। मेरे तरफ से बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स यहां पर खत्म हो जाता है, जिसकी हमें जरूरत है फॉर ऑल द रिमेनिंग टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डू। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस यू कैन रेज हैंड एंड आई कैन आंसर दोस डाउट्स ओवर हियर ऑन द कॉल। किसी ने तो एक मैसेज भेजा था ना, मैंने कहा था बेटा टाइप मत करो आप, कॉल कर लेना मुझे, कौन था वो? किसी को कोई भी सवाल है आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं अभी तुरंत आपको कॉल करूंगा, सॉल्व कर लूंगा। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग यहां पर मैं खत्म कर देता हूं। वी विल फिनिश ओवर हियर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। नया चैप्टर हम आज नहीं कल चालू करेंगे। वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक टुमारो। एनीवन हैज एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी योर डाउट्स। डाउट्स ही नहीं है, मतलब कितने इंटेलिजेंट बच्चे। नो डाउट्स एनीवन, माय गुडनेस।
Aditya Nema, done. Someone, Khan, there was someone who was asking some doubt. Thank you, Shreya. Thank you. नहीं मतलब नॉट जस्ट रिलेटिंग टू बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, और भी कोई डाउट है, और भी कोई चीज है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, बिकॉज टुमारो वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक. ठीक है, वेरी फर्स्ट टॉपिक. प्रणव ने पूछा था. यस, प्रणव हैज रेज्ड हैंड. प्रणव, आई एम कॉलिंग यू. कनेक्ट नहीं हो पाया प्रणव आपसे. एक बार वापस ट्राई कीजिए प्रणव, मैंने कॉल किया है. हाय प्रणव, गुड मॉर्निंग. हेलो प्रणव. प्रणव, यू आर म्यूटेड. आप म्यूट पे हैं बेटा. Pawan. Sorry, Pawan. Yeah, good morning, Pawan. I can hear you now. Yes, sir. Good morning, Sir, Pawan. I was Where are you asking from? about that buyback of shares. Yes, Pawan, ask me. Pawan? Pawan, you're not audible. Pawan, you're not audible. Hello, Pawan. Sir, buyback of shares. Yeah, go ahead. Ask your doubt. Buyback of share. What is required? What if the shareholder is not ready to sell his share back to the company? That's okay. That's okay. That's okay. If shareholder is not ready to sell his shares to the company, that's okay. Like I'll give you a very practical example. Recently, like a year back, maximum a year back, Tata Consultancy Services has offered a buyback. I'm one of the shareholder of Tata Consultancy Services. I haven't sold my share. As simple as that. See, company cannot force its shareholders to sell their shares. What company can do is just make an offer. Just make an offer. Okay, sir. Okay? Okay, sir. Okay. Shraddha Kulkarni has a question that why does a company buy back their own shares? Company buy back their own shares when the company feels that they are overcapitalized. They are having funds more than what they require. And there's no point in keeping the funds idle, because if they keep their fund idle, I mean they remain overcapitalized, somewhere down the line the shareholders expectation increases कि यार you know हमें भी रिटर्न मिलना चाहिए, डिविडेंड मिलना चाहिए, और कंपनी को लग रहा है कि अगर मैं ये पैसों को इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ तो देयर इज नो पॉइंट इन मी कीपिंग दिस मनी. सो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स को पैसा लौटा देती है. अब इक्विटी शेयर को आप रिडीम नहीं कर सकते, इसलिए आप बाय बैक करते हैं. साइदा, एकाग्रता प्ले ऐप पर कोर्स की क्या डालना होता है? जब आप एकाग्रता प्ले जो कि रिकॉर्डेड वीडियोस है परचेज करते हैं तो आपको एक मेल आता है एकाग्रता की तरफ से. वो मेल के अंदर आपको एक की आती है, जैसे सीरियल की कहते हैं, वो सीरियल की आपको एंटर करना पड़ता है. बट अभी तो आप यहाँ लाइव क्लास में है ना. मे बी द अदर रीजन इज रीगेन ओनरशिप इनटू इट. ये भी एक दूसरा रीजन हो सकता है आदित्य नेमा. जब हम लोग वहां पर आएंगे ना उस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, तब मैं आपको प्रॉपर रीजंस बताऊंगा बायबैक के रीजंस होते क्या हैं. और ये रिलायंस में बहुत कॉमन होता है. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जो अंबानी फैमिली है वो खुद शेयर्स खरीदती बहुत है ताकि वो अपनी होल्डिंग बढ़ा सके अपनी ही कंपनी में. तो अंबानी फैमिली क्या करती है, एक नॉर्मल इन्वेस्टर की तरह स्टॉक मार्केट में जाती है, स्टॉक मार्केट में जाकर शेयर्स परचेज कर लेते हैं. जब वो शेयर्स परचेज करते हैं तो होल्डिंग बढ़ जाती है. सर बोनस शेयर्स कब मिलते हैं? बोनस शेयर्स तब मिलते हैं जब कंपनी बहुत पैसा कमाती है, बहुत प्रॉफिट अर्न करती है. तो कंपनी सोचती है कि मैंने इतना पैसा कमाया तो अब मैं भी ये खुशी अपने शेयर होल्डर के साथ बांटना चाहती हूँ, और वो अपने शेयर होल्डर को गिफ्ट देती है. तो जैसे कि बोनस हमारे यहाँ दिवाली पे मिल जाता है, समझ में आ रहा है? ठीक उसी तरह यहाँ पर मिल जाता है. सर ASBA बता दो, व्हाट इज ASBA? श्रेया, हैंड रेज करेंगे एक बार आप? Sir, all the lectures on basics of accounting was amazing. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Shreya Singh has raised hand. Shreya, I'm calling you. Good morning, ma'am. Hello.
हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग श्रेया, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। कहाँ से हैं आप? सर मुझे सर गुड़गांव। गुड़गांव से हैं? अरे फिर तो मैं गुड़गांव हाँ आता जी। रहता हूँ, मिले नहीं आप कभी। सर लॉ के पेपर के एक दिन पहले आप आए थे, मैं मिलना चाहती थी बट मुझे लगा स्वाति मैम से खुद डांट पड़ जाएगी तो रहने दिया मैंने। मैं अभी वापस आऊंगा फर्स्ट वीक सितंबर में, तब मिलेंगे। ओके सर, ओके सर, डेफिनेटली। ठीक है, बताइए श्रेया। सर सर असबा मैंने पढ़ा था एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट कुछ Correct. होता है लाइक आईपीओ के टाइम पे। Correct. फिर जो शेयर एप्लीकेशन मनी जो कंपनी अलग से मंगवाती है फिर रिटर्न करती है जिनको नहीं मिला उसका क्या नीड है अगर असबा है तो। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। कस्टमरली होता ये था कि लोग आईपीओ में अप्लाई करते थे ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, समझिएगा। और जब अप्लाई करते थे तब तो बैंक में बैलेंस होता था, और बाद में क्या करते थे, वो बैलेंस को विड्रॉ कर लेते थे। मतलब काफ़ी लोग तो जुगाड़ करते थे, जैसे सपोज मुझे किसी आईपीओ में अप्लाई करना है और मेरे पास जितना एप्लीकेशन मनी चाहिए उतना पैसा नहीं है, समझ में आया? तो मैं क्या करता था, पापा के अकाउंट से, मम्मी के अकाउंट से टेम्परेरीली मेरे अकाउंट में फंड्स ट्रांसफ़र करता था, ताकि एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर एन आईपीओ और एट द टाइम ऑफ फिलिंग एन एप्लीकेशन मेरे बैंक अकाउंट में उतना बैलेंस दिखना चाहिए। और जैसे ही मैं वो एप्लीकेशन सबमिट कर देता था ना, मैं क्या करता था, मेरे बैंक अकाउंट से वापस पैसा निकाल के मम्मी पापा जिससे भी मैंने पैसा लिया है उनको मैं वापस लौटा देता था। अब इसमें पंगा पता है क्या होता था, जब कंपनीज एक्चुअली शेयर्स अलॉट करती थी और किसी ऐसे पर्सन को शेयर्स अलॉट हो जाते थे जिसके बैंक में बैलेंस ही नहीं है, तो कंपनी की वो एप्लीकेशन प्रोसेस फेल हो जाती है। आप समझ में आ रहा है? अलॉटमेंट प्रोसेस फेल हो जाती है, बिकॉज आजकल तो यार आप देखिए ऑलमोस्ट हर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है ना, हर एक पर्सन आईपीओ में अप्लाई करता है। अब आप इमेजिन कीजिए, कंपनी इतने एफर्ट्स कर शेयर्स अलॉट कर रही है और वो अलॉटमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि फाइनली जब अलॉटमेंट की बारी आती है तब शेयर होल्डर के अकाउंट में पैसा नहीं है। तो असबा जो है ना, ये एक एप्लीकेशन बना है, इसके अंदर क्या होता है, जिस मोमेंट पे मैं शेयर्स के लिए आईपीओ के लिए अप्लाई करता हूँ ना, मेरे बैंक में उतना अमाउंट आईपीओ के एप्लीकेशन का अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। मतलब जो मैंने पुरानी एक प्रैक्टिस नहीं की थी कि एप्लीकेशन करने के बाद मैंने पैसे को विड्रॉ कर दिया था, वापस ट्रांसफर कर दिया था, अब मैं वो नहीं कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? यस सर। उतना पैसा प्रिंसिपली मेरे बैंक से डेबिट हो जाता है और वो डेबिट होकर एक जगह लॉक हो जाता है, असबा में लॉक हो जाता है। अब ये असबा में कब तक पड़ा रहेगा पैसा, जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाता है। अब अगर मुझे शेयर्स अलॉट हो गए सपोज आईपीओ में, तब तो असबा से ये पैसा चला जाएगा बैंक के एस्क्रो अकाउंट में, चला जाएगा कंपनी के। अगर मुझे शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो ये पैसा वापस मेरे अकाउंट में आ जाएगा। दैट इज व्हाट असबा। ओके सर, थैंक यू। Welcome. How are the lectures going? Have you understood everything in last 3 days? यस सर। And how's the schedule going? इतने घंटे बैठ रहे हो, आदत नहीं है बैठने की। सर अभी थोड़ा डिफिकल्ट है बट वी विल मैनेज, अभी हो थोड़ा जाएंगे हो रहा एडजस्ट। है। हाँ, बस यही कोशिश लाइक करना, 1.5 महीना कुछ नहीं किया हाँ, और अभी एकदम से। यही कोशिश करना कि बेड वगैरह पे मत बैठना, प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठना, क्योंकि इतने घंटे ना अगले 8 महीने बैठना है। यस सर। क्योंकि बेड वगैरह पे बैठोगे ना तो फिर पेन ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा बॉडी का पोस्चर बिगड़ जाता है। अगर हम चेयर पे नहीं बैठते ना, बॉडी का पूरा पोस्चर बिगड़ जाता है। ओके सर। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट सर, और थैंक यू फॉर फाउंडेशन ऑल्सो, आपकी वजह से ही निकले। नहीं, अब आप गुड़गांव से और मैं गुड़गांव आता रहता हूँ, तो थैंक यू से काम नहीं चलेगा। यू विल हैव टू गिव मी अ ट्रीट। अरे सर डेफिनेटली, पक्का। ठीक है। व्हिच सेक्टर यू स्टे इन sir. गुड़गांव? सर गुड़गांव एंड सोना के बीच में है लाइक। माय नॉर्मली ऑफिस इज इन सेक्टर 39। ओके सर, लाइक राजीव चौक से जस्ट 10 किलोमीटर्स अवे। अच्छा, इतना तो मुझे Okay, नहीं sir. पता, बट मुझे पिन पॉइंट पता है। मैं एयरपोर्ट पहुंचता हूँ, एयरपोर्ट से होटल जाता हूँ, होटल बानी स्क्वायर पे है, और वहां से मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस सेक्टर 39 पे। बस इतना ही जानता हूँ मैं गुड़गांव। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, चलिए, और YouTube पे कोई बच्चे, उनका कोई क्वेश्चन? सर शेयर स्प्लिट क्यों होता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। शेयर स्प्लिट का मतलब होता है एक शेयर को मल्टीपल शेयर में ब्रेक कर देना।
शेयर स्प्लिट इसलिए करते हैं बिकॉज कंपनी चाहती है मोर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आकाश आपने, लेट मी आंसर यू विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, सपोज अभी हम यहां पर एमआरएफ की बात करते हैं। ठीक है, एमआरएफ टायर्स लिमिटेड का अभी प्रेजेंटली जो शेयर है, एक इक्विटी शेयर, ये एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए और इसकी मार्केट प्राइस प्रैक्टिकली ले लेते हैं, मतलब जस्ट टू ईज अवर कैलकुलेशन, 1,40,000 रुपए। अब आपको पता है इस प्राइस पॉइंट पे जहां पर एक शेयर 1,40,000 रुपए का है, आपको नहीं लगता है कि यहां पर बहुत कम बायर्स होंगे, वेरी फ्यू बायर्स, क्योंकि बहुत महंगा शेयर है यार। एक शेयर खरीदने में 1,40,000 की घुस जाएगी भाई, आसान नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है, जो आम इन्वेस्टर होता है, वो थोड़ी ना कोई 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर पाएगा। अब एमआरएफ कंपनी की ये स्ट्रैटेजी है कि अगर एमआरएफ कंपनी चाहती है कि वो ज्यादा बायर्स को अट्रैक्ट करे, तो एमआरएफ कंपनी क्या करेगी, अपने एक इक्विटी शेयर को जो कि 10 रुपए का है, उसको डिवाइड कर देगी 10 इक्विटी शेयर्स में। मतलब इसको कहते हैं शेयर को स्प्लिट करना। स्प्लिट करना मतलब तोड़ना, तोड़ना मतलब क्या करना, डिवाइड करना। तो अब यहां पर कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, जो इक्विटी शेयर पहले 10 रुपए का था, फेस वैल्यू 10 रुपए की थी, अब उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 1 रुपए, और जिसकी मार्केट प्राइस पहले 1,40,000 थी, वो भी डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगी, वो हो जाएगी कितनी, 14,000 रुपए। और जिस पॉइंट पे 14,000 रुपए ये हो गया, तो यहां पर क्या होगा, इट विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर बायर्स। समझ में आ रहा है? तो इस कंसेप्ट को कहते हैं शेयर स्प्लिट करना, और शेयर स्प्लिट करने का ऑपोजिट जो कंसेप्ट होता है उसको कहते हैं कंसोलिडेट करना, रिवर्स स्प्लिट करना। क्लियर? सर कंपनी किस बेसिस पर डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को? कभी कभी प्रॉफिट होने के बाद भी डिविडेंड नहीं देती है, ऐसा क्यों? आरजी, ये कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है। जैसे मैंने कहा, कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है, ये प्रॉफिट किसका होता है, शेयर होल्डर्स का होता है। अब कंपनी दो चीजें कर सकती है, या तो कंपनी ये पूरे के पूरे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि एक कंपनी, उसका नाम है वेदांता। वेदांता लिमिटेड इज अ वेरी फेमस कंपनी एंड वेरी वेल नोन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, भर भर के डिविडेंड देती है, लेकिन उसके शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। क्योंकि शेयर का प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि कंपनी के रिजर्व्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। और रिजर्व्स क्यों इंक्रीज नहीं हो रहे? क्योंकि कंपनी बार बार अपने डिविडेंड्स देती जा रही है, जितना प्रॉफिट कमा रही है उतना डिविडेंड देती जा रही है। वर्सेस एमआरएफ टायर्स, एमआरएफ टायर्स जैसे कि मैंने कहा यार, 4 रुपया डिविडेंड दे रहा है, सिर्फ 4 रुपया, लेकिन उसका शेयर का प्राइस बहुत बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी उसको आउटफ्लो नहीं कर रही है, उसका कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, उसको रिटेन करके रख रही है। और जब कंपनी का प्रॉफिट रिटेन होगा तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। हम लोगों ने क्या देखा था? हमने देखा था कि कंपनी की नेटवर्थ या शेयर होल्डर्स की नेटवर्थ क्या होती है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब समझना बहुत सिंपल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, अगर ये रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ेगा तो कंपनी का मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर भी बढ़ेगा। लेकिन जो प्रॉफिट मैं कमाता हूं, मेरा जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट के दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं बाय डिविडेंड, और दूसरा तरीका है मैं ये प्रॉफिट को क्या कर दूं, रिटेन कर दूं। अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं बाय वे ऑफ डिविडेंड, तो माय डियर फ्रेंड्स मेरा रिजर्व बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? लेकिन अगर मैं इसको रिटेन करता हूं तो मेरा रिजर्व बढ़ेगा बढ़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ डिविडेंड में मैं एग्जांपल दे दिया आपको वेदांता का, और रिटेंशन के केस में मैंने आपको एग्जांपल दे दिया एमआरएफ का। कल हमने एमआरएफ की एनुअल रिपोर्ट देखी है ना, एमआरएफ की एनुअल रिपोर्ट देखी तो आपको पता चला होगा कि एमआरएफ के रिजर्व्स कितने ज्यादा है, और एमआरएफ के रिजर्व्स इतने ज्यादा क्यों है, क्योंकि एमआरएफ अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। विद्या, दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना? ओके, बिल्कुल सही कहा केशव, वेदांता 4-4 बार डिविडेंड देता है। अरे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 4-4 बार डिविडेंड देता है, एक साल में इतना भर भर के डिविडेंड देता है। तो ये कंपनी की डिसीजन होता है, डिविडेंड डिसीजन होता है कंपनी का, कंपनी क्या करना चाहती है, ये मैनेजमेंट की डिसीजंस होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी हमने आपको पढ़ाया है। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग यहां पर खत्म होता है। कल से लेक्चर नंबर 4 से हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे पहले टॉपिक की, कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्लीज कैरी विद यू फ्रेश रजिस्टर्स, आपके साथ रजिस्टर्स रखिएगा। ऑब्वियसली बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स आपने लिखा, वो रजिस्टर्स को आप यूज कर सकते हैं।
और आपको अगर चाहिए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के नोट्स को प्रिंट कर लीजिएगा, पीडीएफ आपके लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो अड्डा 247 पे आप लोगों के लिए लेकर आए हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेल। तो आप इंडिपेंडेंस डे सेल के अंदर अप टू 55% आपको ऑफ मिल सकता है। आप जाइएगा और अभी उसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड डे ऑल ऑफ यू।